आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट की फैसिलिटी है और मार्केट में हजारों ब्रांड्स अवेलेबल है। पर ये 1991 के बाद पॉसिबल हो पाया, उससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। एक कार खरीदने में कई महीने लग सकते थे, टीवी का ऑप्शन ऑलमोस्ट नहीं था और फॉरेन कंपनीज भारत में एंटर नहीं हो सकती थी। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया को चुनना पड़ा? आज की क्लास में हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। वेलकम टू शिक्षा मित्र एजुकेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर सेकंड, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 टू 1991। तो देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं 1947 में, तो हम आज़ाद तो हो गए, बट हमारी जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर की वजह से काफ़ी कमज़ोर थी। तो उस कंडीशन में उस चीज को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एक अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम को चुनना था। तो देश के सामने पहला क्वेश्चन यही था कि किस इकोनॉमिक सिस्टम को चुना जाए। तो देखिए, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। तो ये चाहते तो सोशलिस्ट को भी अपना सकते थे। हमारे सामने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी ऑप्शन था, पर इन दोनों को छोड़कर हमने कौन सा अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। इंडिया ने कौन सा अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में इन दोनों ही इकोनॉमी को हम अपना लेते तो इससे हमारी मार्केट बर्बाद हो सकती थी, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती थी। तो देखो बच्चों, क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें रिसोर्सेज प्राइवेट हैंड में होते हैं। और आपको पता है कि प्राइवेट हैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, तो उन्हें सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समाज कल्याण या समाज कल्याण या सोशल वेलफेयर ये नहीं कर सकते। तो ये डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे काम करते हैं कि आप इनसे जितना डिमांड करोगे उतनी ये सप्लाई कर देंगे। पर वही सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और आपको पता है कि गवर्नमेंट को सबका भला करना पड़ता है उन रिसोर्सेज से। तो सोशल वेलफेयर इसका मेन मोटिव होता है और ये नीड एंड सप्लाई पर काम करती है। ठीक है, तो इंडिया इसको भी नहीं अपना सकता था। ठीक है, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के हमें बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, कि जहां प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकते हैं वहां प्राइवेट सेक्टर को काम करने दो, जहां गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा काम कर सकते हैं वहां गवर्नमेंट सेक्टर को काम करने दो। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड था कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो होप सो कि आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट है व्हाट इज प्लान। तो प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन दे देता हूं कि 1950 से 1990 तक की इकोनॉमी हमारी कैसी रही। देखो, हम जस्ट ब्रिटिश एक्सप्लोइटेशन से, ब्रिटिश जो रूल है उससे क्या हुए थे? इंडिपेंडेंट हुए थे। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग फॉरेनर को इंडिया में परमिशन दे देते, ठीक है, तो वो हमारी मार्केट को फिर से डोमिनेट कर सकती थी। और ऐसे ही अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर एंट्री दे देते तो वो भी हमारी मार्केट को डोमिनेट कर सकती थी। तो हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सके बिना इन दोनों के। तो नेशन, या हम कहें कि नेशनल डेवलपमेंट प्राइमरी गोल था। इस नेशनल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मोर रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा रिलायंस दिखाना पड़ा। ठीक है, वही रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर हमारी मार्केट को खा सकती थी। और पब्लिक सेक्टर कहाँ एस्टेब्लिश होते थे? रूरल एरियाज में एस्टेब्लिश होते थे, जिससे रूरल एरियाज में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। पर ऐसा करने से क्या हुआ? क्योंकि कंपटीशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और कंपटीशन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इससे इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर घाटे में चले गए। बट गवर्नमेंट उन्हें क्या करती रही? बजट से हेल्प करती रही। तो बजट से हेल्प करते हुए क्या हुआ कि गवर्नमेंट का फंड खाली होता रहा, और 1990 आते आते गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं बचता, मतलब फॉरेन रिजर्व नहीं बचता कि देश को 15 दिन तक भी चला सके। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ा? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाना पड़ा, जिसने हमें कंडीशनल लोन दिया। और वो कंडीशन क्या लगाया कि भाई अपनी इकोनॉमी को आप क्लोज से ओपन बनाओ।
तो 1950 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वजह से और हमारे पर्सनल गेन के लिए भी हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा और हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था इसी को हम लोग एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, ये एक डायरेक्शन दिया मैंने आप लोगों को। तो अब बात करते हैं प्लान। तो प्लान क्या होता है कि प्लान होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे कि हमारा वो गोल जो है वो अचीव हो जाए। तो a plan spell out how the resources of a nation should be put to use to achieve a particular goal। अब देखो क्या है, हमारे दो टाइप के गोल थे, एक थे जनरल गोल्स और एक थे स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इट शुड हैव सम जनरल गोल्स। जनरल गोल्स का मतलब है कि भाई वो सबके लिए होगा, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक गोल्स जो है। ठीक है, तो स्पेसिफिक गोल्स का मतलब है कि हमें एक पीरियड ऑफ टाइम में वो गोल्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। और जनरल गोल्स का मतलब है कि वो चीजें सामान्यतः साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ना, ये हमने जो 5 ईयर प्लान है ये कौन से कंट्री से लिए है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो सोवियत संघ बोलते हैं इसको, यूएसएसआर बोलते हैं, आज की डेट में ये रशिया है। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा, पर्सपेक्टिव प्लान, धारणीय योजना बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड, खासकर 20 ईयर्स में हम एक गोल रखते हैं कि भाई 20 ईयर्स में हमें इस गोल को क्या करना है, अचीव करना है। तो ये एक क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। जैसे अभी करंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो विकसित भारत, तो विकसित भारत का जो गोल है हमें कब अचीव करना, 2047 में। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ये क्या हो गया, पर्सपेक्टिव प्लान में आ गया। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अब देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने जो अपना गोल रखा, ऑब्जेक्टिव रखा, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, एक हमें प्लानिंग कमीशन की जरूरत थी जो हमारे लिए प्लान्स बनाता। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ और इसने टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए। कितने 5 ईयर प्लान बनाए, 12 5 ईयर प्लान बनाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था और जो लास्ट 12 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 तक। पर इसी 12 5 ईयर प्लान के दौरान क्या होता है, 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, और वो कहती है कि भाई अब हमें एक ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो करंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए प्लान बना पाए और एक थिंक टैंक की तरह काम कर पाए। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, और नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया कब, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और पहले एक होता था नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। तो पीएम जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये है कि एक पोस्ट मिलने की वजह से दूसरी पोस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाना, कि अगर आज की डेट में हमारे पीएम चेंज हो जाते हैं तो जो नए पीएम बनेंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के क्या बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है करंट में, तो हम कहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी हैं। तो होप्सो कि इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, जो गोल्स हैं। गोल्स किसके, 5 ईयर प्लान के। तो अब देखिए ये गोल्स जो हमें अचीव करना था 1950 से 1990 के बीच अचीव करना था। बात समझ आ गई। तो हर 5 ईयर प्लान का एक पर्टिकुलर गोल था। तो ये क्या है, एक तरीके से जनरल गोल्स हो गए कि जो हमें 5 ईयर प्लान के दौरान वो अचीव करने थे। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है, वहां से लेके जो 7th 5 ईयर प्लान है वहां तक पर हमें ध्यान रखना है। तो पहला आता है ग्रोथ। देखो, दो वर्ड में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम वर्ड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जो ग्रोथ होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। ठीक है, क्या होता है ये, क्वालिटेटिव चेंजेस।
ये ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि कोई बंदा आज मोटा है, कल पतला हो जाएगा, फिट हो जाएगा और फिर दोबारा से मोटा हो जाएगा। तो ये क्या है? ग्रोथ है। किसी बंदे की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्योंकि विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जीडीपी 2024-25 में 7% बढ़ी और 2026 और 27 में 5% बढ़ी। तो बढ़ी तो सही, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% यहां क्या हो गया? कम हो गई। पर इसको भी हम क्या मानेंगे? ग्रोथ ही मानेंगे। बात समझ आ गई? बट डेवलपमेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डेवलपमेंट पॉजिटिव ही होगा। जैसे मैं ये कहूं कि हेल्थ सर्विसेज बेकार हो गई तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या करता है डेवलपमेंट? ये बताता है कि देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज ठीक हुई या नहीं हुई, एजुकेशन ठीक हुई या नहीं हुई। तो इन चीजों की बात करता है। होप सो कि आपको ये दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे। अब देखिए ग्रोथ का क्या था कि ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। स्लो, हम कह सकते हैं कि स्लो भले ही हो, पर एक लगातार कंटिन्यू फॉर्म में हमारी जीडीपी क्या होनी चाहिए? राइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीडीपी राइज होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब है कि भाई जो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो राइज होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन दी कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। तो इनडायरेक्ट में ये लाइन क्या कह रहा है आपसे कि देखो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसी के टोटल मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि भाई कंट्री की क्या है, एक तरीके से जीडीपी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है, ध्यान रखना, जीडीपी समझा रहा हूं आप लोगों को कि जीडीपी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है। आज जो बता रहा हूं आप कभी नहीं भूलोगे। इसका जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। और इस टोटल प्रोडक्शन की मनी में वैल्यू होगी। जैसे मैं ये कहूं कि 100 kg मैंगो की खेती की किसी ने, तो 100 kg मैंगो क्या हो गया? टोटल प्रोडक्शन हो गया। और 100 kg मैंगो की मान लेता हूं कि 1000 रुपीज मनी में वैल्यू है, तो वो क्या हो गया? टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गया। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का भी होगा और ऐसे ही टर्शियरी सेक्टर का भी होगा। तो तीनों सेक्टर के सम ऑफ टीपी एंड देयर टीएमबी अगर हम ये कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीडीपी। हमें क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इन इकोनॉमिक टर्म्स देयर शुड बी राइज इन जीडीपी, क्योंकि राइज इन जीडीपी का मतलब ही क्या होता है कि कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। It reflects progress of different sectors of the economy as GDP is the value of all final goods and services produced in an economy. ठीक है, तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट करके ही हो सकता है। तो हमारा प्लानिंग गोल ये था कि भाई ये जो तीनों सेक्टर हैं इसका क्या करना है? हमें डेवलपमेंट करना है, इसका क्या करना है? हमें ग्रोथ करना है पॉजिटिव वे में। होप सो कि इतनी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है जीडीपी के कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसका इंक्रीज होना चाहिए। होप सो कि आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। देखिए 4 गोल है मेनली, और इस 4 गोल से ना आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का आता है। भले स्टेटमेंट वाला पूछ ले या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि कोई फटी हुई जीन्स पहन रहा है, गेंडे जैसे बाल कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि भाई अपने थिंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर इनोवेशन होने चाहिए, डिस्कवरीज वाला वे होना चाहिए। बस समझ आ गई? तो यहां पर मॉडर्नाइजेशन जो है, जो प्लानिंग गोल था, उसमें 2 बातों को हम ध्यान रखते हैं। और वो 2 बातें कौन सी हैं भाई? तो पहला बात है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी
में हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन जो है इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इससे क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें क्या है कि प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, कम कॉस्ट में बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ये देखोगे कि आज के जो स्मार्टफोन है, पहले के जो डब्बे वाले फोन आते थे, ठीक है, तो डब्बे वाले फोन ही 50,000 के आते थे। आज के डेट में अगर हम देखें तो 50,000 में एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है, बहुत एडवांस फीचर्स के साथ। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो वहीं पर अगर हम इंडिया के अंदर बात करें 1950 से 1990 के बीच में, तो हमने एक HYV शीट्स इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अभी याद करो हमने ग्रोथ पढ़ा है। तो इट रेफर्स टू चेंजेस इन बोथ टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहले अभी टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। जैसे टेक्नोलॉजी इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आप HYV शीट्स का भी यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो, जिसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या किया, बढ़ाया। अब दूसरा मैंने ये कहा कि भाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब थिंकिंग का डेवलपमेंट करना भी होता है, कि मान लो हम जितने मर्जी एडवांस टूल अपना लें, पर अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर हम लोग इक्वालिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारे मॉडर्न दिमाग होने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, पीस होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। कि भाई अगर मान लो जो भारत के अंदर आप देखते हो कि जो लोअर कास्ट के होते हैं उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो एक अच्छा दिमाग वाला पर्सन कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि चेंज इन सोशल आउटलुक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि विमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एज मेन, प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, सोशल आउटलुक में आ जाएगा। तो अगर मॉडर्नाइजेशन से कुछ आए तो आप इन सबको लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड हम लोग पहुंचते हैं किस पर, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोग्राम थे वो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प कर सकते थे, बट उसमें उतना क्या नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है कि आपको पता है कि 1950 से 1990 का जो पीरियड था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई और इस पे पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया, प्राइवेट को चांस नहीं दिया इतना। और जो दूसरी बात की कि भाई फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ नहीं किया। अगर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ करते तो इंडिया दोबारा से क्या हो सकता था, डोमिनेंस हो सकता था, फिर हमें उनकी बातों पर ही चलना पड़ता। ठीक है, उन पे उनके डोमिनेंस की वजह से ही इंडिया की जो मार्केट है उसमें जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो अपना मतलब सब कुछ खो सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो कि भाई हमने सेल्फ रिलायंस रखा, क्या रखा, सेल्फ रिलायंस रखा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो थे उन्होंने सेल्फ रिलायंस को क्या दी, इंपॉर्टेंस ही दी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि मैंने कहा ना कि फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हेयर सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ, कि जो इंडिया गुड्स बना सकता था उसको भाई बाहर से हम क्यों इंपोर्ट करें, इंडिया में ही क्या करेंगे, उसे बनाएंगे। और यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर है उसे हम कई सारे इंसेंटिव दे सकते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत उन्हें छूट दे देंगे, तो इससे वो मोटिवेट होंगे और इंडिया में ही प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो ये क्यों किया भाई, तो फॉरेन जो कंट्रीज है उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडियाज सॉवरेनिटी वल्नरेबल, कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हार्म कर सकते थे कौन, अगर हम फूड इंपोर्ट करें। हम फॉरेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वहाँ से जो मशीनरीज वगैरह हैं उसको इंपोर्ट करें, फॉरेन कैपिटल। ठीक है, तो इससे जो इंडिया की सॉवरेनिटी थी, सेल्फ डिसीजन लेने की जो पावर थी वो वॉयलेट हो सकती थी। तो हमने इसको नहीं किया, हमने सेल्फ रिलायंस को चुना कि ठीक है भाई
हम खुद पर अभी डिपेंडेंट होंगे। इसी बीच क्या है कि हम खुद के अंदर प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमें मिल जाएगा कि खुद का प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग गोल का, वो ये था इक्विटी का। चाहे हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, चाहे हम मॉडर्न हो जाएं, चाहे हम ग्रोथ कर लें, इन तीनों से अगर इक्विटी नहीं हो रहा ना, तो वो ग्रोथ किसी काम का नहीं, वो मॉडर्नाइजेशन किसी काम का नहीं, वो सेल्फ रिलायंस किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिससे आप इक्विटी को आसानी से समझ सकते हो कि इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि भाई सबको इक्वल चीज दे देना। पर जब हमने सबको भाई इक्वालिटी दी, इक्वल चीज दी, पर फिर भी ये बच्चा बेचारा झांक रहा है वहां से, मैच देख ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर तो इक्वल कंडीशन पर नहीं पहुंचे ना तीनों, क्योंकि इसको तो नीड थी नहीं, ये ऑलरेडी सक्षम था, कैपेबल था चीजों को करने में, तो इसको नीड नहीं थी, तो हमने इक्विटी के अंदर इसको दी नहीं। इसको एक की नीड थी तो दे दी भाई, इसको दो की नीड थी दो दे दी। अब तीनों सेम कंडीशंस पे पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी, इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बोलते हैं, सॉरी इक्विटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि इसमें चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो बेसिक नीड कौन सा होता है? फूड, हाउस, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। तो होप सो कि आपको ये 5 ईयर प्लान के गोल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी इसके जो अगले पार्ट होंगे उसमें हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।